जल प्रबंधन से बेहतर होगी धान की फसल। केंद्रीय भंडारण निगम ने वर्ष 2014-15 में रिकॉर्ड लाभ प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में भी महकेगी दार्जिलिंग की चाय। सब्जियों की उपज वृद्धि के लिए बीजोपचार जरूरी। धान की खरीद पर भारतीय राष्ट्रीय कोऑपरेटिव उपभोक्ता संघ एकजुट। धान खरीफ सीजन की प्रमुख खाद्यान्न है। देश के करीब हर हिस्से में धान की फसल लगाई जाती है। मौजूदा समय में धान की फसल में बालियां आने लगी हैं। ऐसे में धान के खेत में पानी की सही मात्रा व नमी इसकी पैदावार को बढ़ाने में मददगार होगी। बरसात के कारण धान के कुछ खेतों में पानी लगातार भरा रहता है। ऐसे खेतों में जिंक की कमी की संभावना बन जाती है और धान की फसल की पत्तियों में कत्थई रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं। इसी तरह नमी वाले खेत में धागे नुमा कीट यानी नेमाटोड के आक्रमण की संभावना रहती है। ऐसी दशा में खेतों में सही रसायन का प्रयोग व मामूली नमी बनाए रखने और खरपतवार के नियंत्रण से फसल में दाने अच्छे आते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम ने वर्ष 2014-15 में रिकॉर्ड लाभ प्राप्त किया है। निगम के अंशधारकों की 53वीं आम सभा की बैठक में प्रबंध निदेशक हरप्रीत सिंह ने कहा कि वर्ष 2013-14 में 1528.19 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया था, जो इस साल बढ़कर 1561.83 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि निगम को यह उपलब्धि 12 राज्यों के 26 स्थानों पर 1.78 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता बढ़ाने के कारण हुआ है। भंडारण क्षमता में हुई इस वृद्धि के कारण पूरे देश में करीब 115 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि भंडारण क्षमता को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अन्न आदि का नुकसान कम किया जा सके। किसानों को हम 30% छूट हमेशा देते आ रहे हैं। 30% छूट हमारा जारी रहेगा ये प्रयास। और WDRA रजिस्ट्रेशन जो वेयर हाउसेज हैं उसमें भी हम और प्रयास करते रहेंगे और हम वेयर हाउसेज रजिस्टर कराएंगे जिससे किसानों को लाभ हो। और एक चीज़ ये फार्मर्स एक्सटेंशन सर्विस स्कीम है एक हमारी, जिससे कि हम जाके किसानों को बताते हैं कि स्टोरेज के क्या लाभ हो सकते हैं, साइंटिफिक स्टोरेज टेक्निक्स बताते हैं, डिसइंफेस्टेशन के मेथड्स बताते हैं, फ्यूमिगेशन के मेथड्स बताते हैं। ये भी हमारा जारी रहेगा। हमारा जो ये संपर्क जो है ये किसानों के साथ हमेशा बना रहता है। खेतों में रबी सीजन की सब्जियों के उत्पादन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी दशा में रबी सीजन की सब्जियों के बीजों को लगाने से पूर्व उनका बीजोपचार करना खेत की बेहतरी और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बरसात के बाद खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं के पनपने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में बीमारियों से बचाव के लिए बीजोपचार श्रेष्ठ उपाय होता है। सब्जी वाली फसलों के बीजों के बीजोपचार यानी उन्हें रोग मुक्त करने से खेतों में लगने वाली सब्जियों में कीटों व अन्य जीवाणु व विषाणु जनित रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। बीजोपचारित बीज के लगाने से खेत में पैदावार अच्छी होती है और किसान खुशहाल। किसान भाइयों, असम की ख्याति प्राप्त चाय की खुशबू की महक अब छत्तीसगढ़ में भी महकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दार्जिलिंग से लाए गए 12,000 पौधे राज्य के जशपुर जिले में स्थित सोगड़ा क्षेत्र में रोपे गए थे, जिससे इस बार चाय का अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है। इस बार यहां पर रोपे गए पौधों से करीब 4 क्विंटल चाय की पत्तियां तोड़ी जा चुकी हैं। परीक्षण में चाय की इन पत्तियों की क्वालिटी देखकर असम और नीलगिरी जैसी बेहतरीन पाई गई हैं। सोगड़ा क्षेत्र में मिली सफलता से उत्साहित किसान चाय के पौधों को दूसरे इलाके में उगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस काम में असम के चाय बागानों में काम कर रहे तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेकर चाय को वृहद स्तर पर उगाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की चाय की खुशबू भी दुनिया भर में फैले।
भारतीय राष्ट्रीय कोऑपरेटिव उपभोक्ता संघ की विशेष जनरल बॉडी मीटिंग में संघ का कार्यक्षेत्र व सदस्यता संख्या बढ़ाने पर आम सहमति बनी है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बिजेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस मीटिंग में देश भर के सदस्य उपस्थित रहें और सभी ने संघ के कामकाज बढ़ाने पर आम सहमति दर्ज कराई। श्री सिंह ने कहा कि संघ के काम में 71% भागीदारी सरकार की है और सरकार उन्हें काम बढ़ाने के लिए पूरी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल संघ किसानों के धान की भी खरीद करेगा। इस बारे में सभी ने आम सहमति व्यक्त करते हुए विदेशी सामानों व अन्य कमोडिटी की खरीद के लिए भी काम करने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि धान की खरीद होने से संघ को बेहतर लाभ होगा। एनसीसीएफ देखिए, सोसाइटीज़ के माध्यम से, बल्कि अब तो एनसीसीएफ को भारत सरकार ने पैडी क्रॉप खरीदने का जिस तरह से प्राइस सपोर्ट स्कीम के ऊपर खरीदी होती है, उसी तरह से किसान से भी खरीदते हैं सीधा और उसको ला कर के फेडरेशन के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से उनकी पैकिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग करा के और फिर आम कंज्यूमर तक उसको उपलब्ध कराने का एनसीसीएफ का काम है। और एनसीसीएफ हर कमोडिटी के लिए डील करती है। 20 सितंबर तक देश भर में कुल 15% कम बारिश हुई थी। ये वो समय था जब मॉनसून दोबारा करवट ले रहा था और कई जगह जमकर बरसात हो रही थी। इसी बारिश का असर है कि सितंबर की 28 तारीख आते आते ये कमी 14% रह गई। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आया जहां बारिश में कमी 13% पर आ गई थी। बहरहाल अगर 20 सितंबर और आज के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे कम वर्षा वाले जिलों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर तक 29 जिले ऐसे थे जहां 50% से भी कम बारिश हुई थी, लेकिन अब यहाँ के 2 जिले इटावा और मेरठ इस सूची से निकल गए हैं। हालांकि बाराबंकी और गोरखपुर इस सूची में शामिल होने वाले 2 नए जिले हैं। बिहार, पंजाब और हरियाणा में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या में 1 की कमी आई है। बिहार और पंजाब में 20 सितंबर तक 4 जिलों में 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई थी। ये संख्या अब 3 रह गई है। बिहार का सहरसा, पंजाब का होशियारपुर जिला इस श्रेणी से बाहर आ गया है। इसी तरह हरियाणा का अंबाला जिला भी 50% से भी कम वर्षा वाली श्रेणी से बाहर आ गया है। इस प्रकार 20 सितंबर की तुलना में यहाँ अत्यधिक कम वर्षा वाले जिलों की तादाद 7 से घटकर 6 रह गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कम वर्षा वाले जिलों की संख्या घटी है। 20 सितंबर तक यहाँ के 2 जिले ऐसे थे जहाँ 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब चंबा जिले में बारिश की स्थिति बेहतर हो गई है। 20 सितंबर को गुजरात का पोरबंदर, जम्मू कश्मीर का उधमपुर और असम का नागांव जिला भी 50% से भी कम वर्षा श्रेणी में था। इन तीनों जिलों में अब हालात बेहतर हो गए हैं। उधर आंध्र प्रदेश का मेदक जिला भी अब 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल हो गया है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सके खेती संबंधी नई नई जानकारी। बावजूद इसके भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है तो हर शुक्रवार को हम देते हैं आपकी चिट्ठियों के जवाब। कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपके ईमेल में। और हमेशा की तरह आज आपके चिट्ठियों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आपके चित परिचित डॉक्टर शिवाधार जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ। ये जो पहली चिट्ठी आई है ये आई है करतार सिंह की, संगरूर पंजाब से। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये लिखते हैं कि हम गेहूं की खेती पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा। कृपया हमें गेहूं की नई प्रजातियां और खेती के नए तरीके बताएं जिससे कि भरपूर उत्पादन मिल सके। सवाल तो इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। वैसे भी ये 40 साल से गेहूं की खेती करते आ रहे हैं तो इन्हें काफ़ी अनुभव ही रहा होगा कि कैसे की जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, हमारी स्थितियां बदल रही हैं। पहले जिस तरीके से हम कहते थे कि यूरिया डालो और सिंगल सुपर फास्ट डालो, पोटास डालो और आपकी खेती हो जाएगी, लेकिन अब देखो कहीं कहीं जिंक की भी कमी होने लगी, कहीं कुछ होने लगा है। तो इस तरीके से उपज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है। तो इनको पहला तो मैं सुझाव ये दूंगा इनको या इनके जैसे जितने भी किसान भाई गेहूं उगाते हैं कि प्रजातियों का चुनाव जो है बहुत ही सोच समझ कर करें। अगर आपके पास सिंचित अवस्था है, पानी की अच्छी साधन है, तो आप कुछ प्रजातियां हैं जैसे HD 2967 है, इसी तरीके से एक SD 3086 है, एक DVW 16 है, DVW 14 है, इसी तरीके से WH 1080 है और PBW 502 हैं। ये प्रजातियां कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे पंजाब के तरफ के क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं और लेकिन इनके लिए सिंचाई की विशेष व्यवस्था होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं है, जिनके पास 2 या 3 सिंचाइयों से ही काम चलाना है। ऐसी कम सिंचाइयों में एक जो HD 3043 एक प्रजाति है और इसी तरीके से HD 3043 के अलावा भी बहुत सारी क्षेत्र विशेष के लिए प्रजातियां निकली हुई हैं। आप इसका अपने स्थानीय जगह से भी पता कर सकते हैं। पंजाब के हैं तो पंजाब से पता कर सकते हैं। तो प्रजातियां बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो बहुत ही नई प्रजाति जो निकली है वो HD 3043 है। ये कम पानी में भी हो जाती है। इसी प्रकार जब हम तौर तरीक़ों की बात करते हैं तो खेती में तौर तरीके आजकल तो हम चाह रहे हैं कि हमारी लागत भी कम लगे, हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित ना हो और उपज भी अच्छी मिले। तो इस सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाल रखे हैं। तो एक पद्धति आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, जिसमें हम संरक्षित खेती की बात करते हैं और इसमें ये करते हैं कोशिश कि जो फसल का अवशेष है वो खेत में ही रहे, कम से कम जुताइयाँ हों, कम से कम पानी लगे और हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो जाए। तो जो इसके लिए बहुत सारी मशीनरी की भी ज़रूरत होती है। पंजाब में आजकल हैप्पी सीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि धान के फसल का अवशेष पड़ा हुआ उसके अंदर भी लाइन बना के और गेहूं को बो सकता है। इसी तरीके से जीरो टिलेज है, कहीं कहीं पे बिल्कुल ही हम बिना जुताई के ही हम अगली फसल बोते हैं, तो उसके लिए भी मशीनें हैं। इसी प्रकार से आजकल एक और नया तरीका निकला हुआ है, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, जैसे सुई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग SWI कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें क्या है, इसमें हर लाइन और पौधे की दूरी बराबर रखते हैं और एक स्थान पर 2 दाने लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हर पौधे के गुच्छे को बराबर जगह मिल जाती है और उसे बढ़ने का भरपूर मौका मिलता है। इससे बालियों की लंबाई भी बढ़ जाती है, दाने भी सुडौल होते हैं और फसल बहुत अच्छी होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे फसल, जैसे पिछली साल देखा गया है कि जितनी आंधी तूफान आया और बाद में हमारी खड़ी फसल सब बेकार हो गई, गिर गई, लेकिन इस पद्धति से फसल गिरती नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि अभी हमारे पास मशीनें नहीं हैं उसको बोने के लिए, तो उसकी बुआई तो सिर्फ हाथ से ही करनी पड़ती है और या छोटी मोटी मशीनों से करनी पड़ती है, लेकिन मशीनें उपयुक्त नहीं हैं, इससे लागत बढ़ जाती है। तो अभी इस पे काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको एक नया विकल्प मिले और इससे उत्पादन भी बढ़ा सकें और कम लागत लगाकर ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो रहा करतार सिंह जी की समस्या का समाधान कि किस प्रकार गेहूं का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। जो अगला खत हमारे पास आया है वो है राम बाबू का, जिला शिवपुरी, मध्य राम बाबू प्रदेश जी, से। अच्छा। ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन की कमी है। अच्छा। और डॉक्टर साहब साथ ही लिखते हैं कि भाई कुएं से सिंचाई करनी पड़ती है। अच्छा। तो कृपया बताएं कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कम सिंचाई वाली हैं और जिन्हें हम लगा सकते हैं। अच्छा, राम बाबू जी, आप चूँकि बुंदेलखंड से हैं
और बुंदेलखंड से लगा हुआ जो भी इलाका है, पथरीला है, पहाड़ी है, उस पठारी इलाका है, इसमें पानी की हर जगह बहुत सारी समस्या है। या तो आप जलाशय बड़े बड़े हैं जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता है बरसात का, या कुएं होते हैं। कुएं भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना पानी दे पाते हैं कि हमारे किसान भाई 1 या 2 सिंचाई कर पाते हैं। तो जाहिर है आप काफ़ी दुरूह स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन आपके लिए हमारे बहुत सारे सुझाव हैं। आप फसलों की जगह पहले तो आप फसल वानिकी पर अगर ध्यान देंगे तो साथ में बहुत सारे फल वृक्ष के साथ चारा वृक्ष और उसके साथ में इमारती लकड़ी के वृक्ष भी लगा सकते हैं, और उसके साथ में फसलों को हम साथ साथ लगा सकते हैं। और फसलें लगाने के लिए आप चारे भी ले सकते हैं उनके साथ में, कि जैसे आपके पास जानवर ही आपने पाल रखे होंगे तो चारों में जैसे हम अगर वृक्षों को लगाते हैं तो जैसे सुबबूल है, और एक ढेंचा का भी सिसवेनिया जिसे कहते हैं उसके भी आते हैं, जो ये काट काट के हम खिलाते रह सकते हैं और इन्हें बीथिकाओं में लगा सकते हैं और बीच में फसलों को बो सकते हैं। फसलों में जहाँ तक कम पानी के लिए फसलों का सवाल है तो हमारा एक बहुत पुराने समय में आपको याद होगा कि जौ को हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा करते थे, और जौ एक ऐसी फसल है जिसमें गुड़ तो हैं ही हैं बहुत सारे, दूसरा ये कैसी भी ज़मीन में हो जाता है और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इसे। तो आप निश्चित ही जौ की खेती करें। आजकल ऐसी प्रजातियां भी हैं जो दाने और चारे दोनों के काम आती हैं। पहले आप चारा खिलाइए उनको, जानवरों को, और उसके बाद बढ़ने दीजिए और दाना भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप जौ की खेती करें। और जो धान्य वाली फसलें हैं उनमें गेहूं की भी कुछ प्रजातियां ऐसी आ रही हैं जो कम पानी में हो जाती हैं। उन प्रजातियों को भी, जैसे हमने पहले भी अभी बताया था हमारे किसान भाई को कि गेहूं की एक HD 3043 एक प्रजाति है, वो ऐसी है कि कम पानी में भी हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन में भी हो सकती है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा दालों की तरफ बढ़िए। दालों में जितनी भी रबी ऋतु में बोई जाने वाली दालें हैं उनमें चना है, मसूर है, और इन दोनों तरीके की दालों को हम बहुत कम पानी में ले सकते हैं। इसके अलावा आप तिलहनी फसलों में सैफ फ्लावर हो गया जिसे कुसुम कहते हैं, सरसों भी थोड़ा कम पानी में हो जाती है, अलसी है ये भी कम पानी में हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जितना चाहें उतना तरीके की फसलों को बो सकते हैं और जो कि अच्छी आमदनी दे सकती हैं। साथ साथ आप जो है ध्यान ये रखें कि नमी को संरक्षित, जब भी वर्षा हो या तो उसे खेत में एकत्रित करें पानी को, अगर एकत्रित नहीं करते तो तुरंत जुताई करके नमी को संरक्षित करें। और संरक्षित नमी को बचाने के लिए कई तरीके के पलवार है, पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियाँ, ये सब डालकर खेत से नमी उड़ने से बचाएं। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं तो आप टपक सिंचाई पद्धति जैसे पद्धतियाँ अपना सकते हैं, जिससे कम पानी में आप कई सिंचाइयाँ कर सकते हैं और पौधों को जिंदा रख सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। रुख साहब, चिट्ठी के साथ साथ हमें ईमेल भी मिला है और इसको भेजने वाले हैं तेजपाल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि हमने धान की फसल लगा रखी है और पकाई के समय इसमें एक मच्छर जैसा कीड़ा सा आ जाता है, अच्छा, जो पौधों को सुखा देता है, तो इसके लिए क्या करें? तेजपाल जी, ये जो समस्या है ये मच्छर जैसे कीड़े की, ये समस्या वैसे तो आप जैसे बता रहे हैं कि कटाई के समय या पकने के समय आता है, लेकिन ऐसा देखा गया है ये बीच में भी आ सकता है और किसी भी अवस्था में आ सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्राउन प्लांट होपर, और इसको पहचानने के लिए आप खेत में जैसे ही घुसेंगे तो आप देखेंगे तने के निचले हिस्से पर बहुत सारे कीड़े एकत्रित हो जाते हैं। आप घुसेंगे तो एक साथ मच्छर जैसे उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो आप समझ जाइए आपके खेत में ब्राउन प्लांट होपर लगा हुआ है। क्योंकि हमारे देश में और हमारे इस उत्तरी भारत में ये जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री के बीच लगभग पहुँच जाता है। जब धान पकने को होता है उस समय इसके लिए बहुत ही फेवरेबल होता है वो वाला समय, क्योंकि 25 से 30 डिग्री तापमान पर इसका मल्टीप्लाई और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो उस समय ये धान की फसल को कभी कभी पूरी फसल को चौपट कर देता है। अभी 2 साल पहले इसने हमारे पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। तो ये ब्राउन प्लांट होपर एक तो इसमें तापमान इसको बढ़ाने का है, दूसरा ये है कि हमारे बहुत से किसान भाई संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे नाइट्रोजन या यूरिया ज़्यादा डालते हैं हमारे किसान भाई, उन जगहों पर ये ज़्यादा लगता है, तो इससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी आप इसकी धान को लगाएं तो इसमें संतुलित आहार दें, मतलब सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक सभी को संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ एक खाद को ज़्यादा दिए चले जा रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए एक दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड, जो कि 1 मिलीलीटर मात्रा उसकी 3 लीटर पानी में घोलते हैं और इसका छिड़काव खेत में करते हैं। इसी तरीके से एक फेनबुकारब आती है दवाई, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव
एक छिड़काव करने पर आप देखेंगे कि इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। और जब इसकी संख्या कम हो जाती है तो कभी कभी देखा गया है कि थोड़ा इसकी संख्या और भी बढ़ गई है, तो दोबारा दूसरा भी छिड़काव लगभग 8 से 10 दिन बाद किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी कुछ नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, इसमें एक तना छेदक आता है उसी समय पर, और ये तना छेदक भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तना छेदक के नियंत्रण के लिए हम खेत में फेरोमोन प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, और इनकी संख्या खेत में लगभग 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की मात्रा में लगाना चाहिए। फिर भी अगर इसमें इसका नियंत्रण ना हो पाए तना छेदक का, तो एक दवाई आती है करटाब। इसकी 3% दाने या कार्बोफ्यूरान के 3% दाने 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका बुरकाव अगर करें तो इस तना छेदक पे भी नियंत्रण होता है। अगर ये भी दवा उपलब्ध ना हो तो आप क्लोरीफायरफास को लें और 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका भी छिड़काव करके इस तना छेदक पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के कीड़े पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है वैज्ञानिक विधि से इनका कंट्रोल करें। डॉक्टर शिवाधर जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का काफ़ी समाधान किया, चाहे वो गेहूं की बात थी, सरसों की बात थी। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद।